बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। और आप सबको हम सब की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। गुड मॉर्निंग पब्लिक की इस खुसूसी आज़ादी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आज आप देख रहे हैं कि सेट पे हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं, अभी इनका भी तारुफ करवाते हैं, लेकिन उससे पहले हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। अरे वाह जी, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। बाजी, इस पूरे पाकिस्तानियों को पब्लिक न्यूज़ की जानिब से जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद है, और आप दोनों को भी। मैं तो वहाँ से भाई आराम से पहुँच गया, लेकिन ये था कि भाई आज बड़ा ख़ास दिन है और पूरे मुल्क में हम देखते हैं कि ग्रीन झंडियों की बहारें हैं हर जगह पे। भाई जश्न आज़ादी की बड़े खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेशन हो रही है। तो आज हमारी ये खसूसी ट्रांसमिशन पूरे पाकिस्तानियों के नाम है, और आप दोनों को स्पेशली आप दोनों को मुबारक भाई। बिल्कुल। और हम लोगों को तो आपने मुबारकबाद दे दी, लेकिन हरमीत की तैयारी बड़ी जबरदस्त है। क्या दस्तार, क्या टाई, जबरदस्त यार। अच्छा जी, हमारे मेहमान। हाँ, हमारे मेहमान एज वी ऑल नो, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया, पाकिस्तान की बहरी फ़ौज, सबका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। और अगर हम बहरी फ़ौज का जिक्र करें तो पाकिस्तान के समंदरों की हिफाजत में ऑब्वियसली हमारी बहरी फ़ौज का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो आज हमने सोचा कि आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स को बुलाएं। तो हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान नेवी से कमांडर हसन अली चौहान। हसन, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। आपको भी 75 इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी से ही लेफ्टिनेंट कमांडर हिना मुजीब। हिना, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहेंगे शो में, और जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। अपने दोनों मेहमानों का तारुफ तो करवा दिया, लेकिन इससे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज आपके साथ शेयर करें। मुख्तसर अंदाज करते हैं ताकि इनसे बातों का ज़्यादा मौका मिल जाए। हाँ ठीक है, ढेर सारी बातें जो हैं हम इनसे भी जानेंगे, पाकिस्तान नेवी के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम पाकिस्तान के बारे में आपसे शेयर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए साइंस और सकाफत यूनेस्को ने दुनिया के अहम तरीन मकामात की फहरिस्त में पाकिस्तान के जिन अहम मकामात को शामिल किया है उनमें लाहौर का शाही किला शामिल है, शालामार बाग शामिल है, मोहनजोदड़ो शामिल है, टेक्सिला शामिल है, रोहतास किला शामिल है, तख्त भाई शामिल है। तख्त भाई शामिल है। कुछ चीज़ों का तो मुझे पता है, लेकिन कुछ मैं आज रऊफ साहब पर छोड़ूंगी कि वो इन चीज़ों के बारे में आपको बताएं। सबसे पहले ज़रा शालामार बाग का जिक्र कर लेते हैं, जो कि मुग़ल दौर का एक शाहकार है, और किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा जो फॉरनर्स थे वो यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते थे। अब इसकी वैसी हालत नहीं रही, लेकिन स्टिल लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कीन होते हैं शालामार बाग देखने में। बहुत खुले बरामदे हैं, बहुत खुले सहन हैं, मसाजिद भी हैं, अंदर महल भी तामीर किए गए हैं। तो ये मुग़ल दौर का एक अजीम शाहकार है जो कि लाहौर में तामीर हुआ था, शाहजहाँ के दौर में तामीर हुआ था, बड़ा शानदार है। मैंने जैसे कहा, आज बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं हम जाएंगे, हम फौरी करेंगे, जो कि हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन यह है कि शालामार बाग में सिर्फ इतनी बात कहूँगा, जब आप जाएँ प्लीज़ इसकी सैंक्टिटी का ख्याल रखें। उसकी वजह यह है कि लोग जाके वहाँ से ईंटें तोड़ लेते हैं, मतलब वहाँ जाके गंद मचाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये ऐसा है, हमारे नवादरात में से है, और नवादरात में इसकी लाहौर का शाही किला भी यूनेस्को शाही किला भी अच्छी तरह से है किया है। ये भी एक मुग़ल दौर का अजीम शाहकार है। नेक्स्ट जो है वो मोहनजोदड़ो है, जो कि मोहनजोदड़ो शहर के खंडरात इंडस वैली में मौजूद है, और ये 2500 ईयर्स पुराना है। यहाँ पर आज भी जो तहजीब है वो इंडस सिविलाइजेशन की दिखाई गई है। यहाँ पर पानी का जो निज़ाम है और दीगर जो तामीराती शाहकार शहर की मनसूबाबंदी की जो इब्तदाई सकाफत थे उनको दिखाते हैं। 2500 ईयर्स कबल मसीह, बिल्कुल। हाँ, उससे भी पहले का है, उतना भी पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। और अभी तक आपने तो देखा होगा। मैंने देखा हुआ बिल्कुल, और अभी तक लोग अंदर जाके हैरान हो जाते हैं जिस तरीके से ऑर्गेनाइज गलियाँ, शहर जैसा बसा हुआ है, और उसकी नक्काशी का इंतज़ाम बिल्कुल थ्रू आपसे गुजरना होता है। मैं तख्त भाई का जिक्र कर रहा हूँ बाजी, ये मलाकन डिवीज़न में आता है, और इसमें ज़्यादातर बुद्धा के वक्त से लेकर बहुत पुराने सिकंदर के दौर के आज भी वहाँ पे खंडरात पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको शामिल किया गया। बड़ी खूबसूरत जगह है। कभी आप दोनों का मेरे साइड में चक्कर लगा मलाकन की तरफ, तो आप दोनों को विजिट कराऊंगा। कमाल की हिस्ट्री है बाजी वहाँ पे। भाई तो इन्होंने कर दिया। टेक्सा का भी थोड़ा सा जिक्र कर दें। टेक्सा भी इसी तरह से 600 साल जो है कबल मसीह, मतलब उसके नवादरात में से है। और यहाँ पे झूरियाँ एक मकाम है जहाँ
सबसे पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है और बहुत ही शानदार जगह है, मतलब इसको भी हमारे हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। वो यूनेस्को ने इसको शामिल रोहतास किया किला आखिरी है जो शेरशाह सूरी ने तामीर करवाया था, और इसको भी आप देखें, मतलब ये अगर भी तो 450 साल पहले जो था इसकी बुनियाद रखी गई, जिसके बाद इसमें मतलब इस किले में शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह के दौर में तोसी की गई। बहुत से मुग़ल हुक्मरानों ने इस किले पर राज किया, तो ये भी एक हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है किला रोहतास, जिसको यूनेस्को ने अपनी उस फहरिस्त में शामिल किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास ये एजाज़ भी हासिल है कि दुनिया का बुलंद तरीन जो पोलो ग्राउंड है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। शंदरूक टॉप है, शंदूर पे है, जो चतराल से जब आप गिलगित की तरफ जाएं तो ये फंडर से पहले आता है। पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। बहुत ही शानदार जगह है, झील है, झील के किनारे पोलो ग्राउंड है बना हुआ, बहुत। और मैं देख रही थी कि इसकी जो बुनियाद थी वो बल्ती शहजादे अली शेर खान ने शुरू की, और आज तक यहाँ पर ये जो खेल है वो खेला जाता है। और जब इन खेलों का आगाज़ होता है तो यहाँ पर लोक मौसीकी के भी रंग लगते हैं। जश्न के शोज़ के साथ खेल देखने वालों को इन्विटेशंस दिए जाते हैं, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर पोलो का जो गेम है वो देखने आते हैं। यानी उस टाइम पर भी बल्ती लोग मौजूद थे। बल्ती लोग तो बहुत ज़्यादा, मतलब हम हमेशा मुग़ल लोगों का सुनते हैं, मुग़ल दौर के हुक्मरानों का सुनते हैं, बल्ती का कम सुना हुआ, इसलिए मैंने ये जिक्र किया। अच्छा, इसके बाद अगली जो है जो पाकिस्तान के पास एजाज़ हासिल है उसकी तरफ आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस है वो भी पाकिस्तान के पास है। 1997 में ईदी एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया, और ना सिर्फ एम्बुलेंस बल्कि उन्होंने पूरा एक सेंटर फिर आहिस्ता आहिस्ता कायम किया सेहत की देखभाल के लिए, मनशियात की बहाली के लिए, यतीम खाने और गोद लेने की खदमात और मकामी और बैनुल-अक़वामी आफात से निजात के लिए इन्होंने सेंटर कायम किया, और मुख्तलिफ जो लोग थे उनको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता था, टिल नाउ फैसिलिटेट किया जाता है। आखिर में कुराक्रम हाईवे का जिक्र कर दें, यहाँ एक बार फिर से हाईवे का भी जिक्र कर देते हैं, एक दफ़ा कर देते हैं। मतलब दुनिया की हाईएस्ट रोड जो मिलाती है दो मुल्कों को आपस में, एबटाबाद से शुरू होती है और सिंकियांग का जो इलाका है काशगर का, वहाँ पे जाके चाइना से मिलती है। हमने भी कई दफ़ा उस पर सफ़र किया। वाकई दुनिया के वंडर्स में से 8वां वंडर, इसको 8वां अजूबा कहा जाता है। तकरीबन जिस वक्त ये खुंजराब के मकाम पे जाके चाइना से मिलती है तो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि वो आदमी हैरान हो जाता है। मतलब उसको देख के शायद मतलब लोग सोचते होंगे कि कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी इसको बनाने वालों ने। तो मैं हमें टाइम ज़ाया नहीं करते, अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू करना चाहूँगी कमांडर हसन अली चौहान से। एक तो हसन, सबसे पहले बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आज इंटरव्यू कर रही हूँ, मेरे सामने नेवी के ऑफिसर मौजूद हैं। ये बताइएगा आज का दिन, इस दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहेंगे, प्लस नेवी में आने की आपकी मोटिवेशन क्या थी? मुल्क को सर्व करना चाहते थे, अपनी फैमिली में से कोई नेवी में मौजूद था, मोटिवेशन क्या थी, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? सबसे पहले अब्दुल रऊफ साहब, मैडम, आपको और पूरे अपने वतन के लोगों को मैं आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये आज स्पेशल दिन है। आज़ादी एक नेमत है, और ये ऐसी नेमत है कि इंसान के पास सबसे कीमती जो चीज़ है उसकी अपनी जान है, और लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने ये जान कुर्बान करके हमें आज़ादी की ये नेमत दी है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो लोग, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, वो इस नेमत से मे भी मुस्तफ़ीद ना हो सके हों, लेकिन उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए और हमारे लिए ये नेमत हमें अता की है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फिज़िकली कोई चीज़ हो जो मैं संभाल के रख लूँ या अपने पास रख लूँ या देखूँ। ये एक कंडीशन है जिसको मैंने हर लम्हे उससे फ़ायदा उठाना है, और मैं इससे खुशी महसूस करूँगा। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, और हमें अपने उन बुज़ुर्गों का एहसानमंद होना चाहिए। आज के दिन के हवाले से हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने हमें ये नेमत अता की है। आपका दूसरा सवाल था कि नेवी में क्या पैशन था कि आज मैंने इसमें नेवी में ज्वाइन किया। तो नेवी में सबसे पहले मेरे कोई फैमिली मेम्बर्स नेवी में नहीं थे, और नेवी में आर्म फोर्सेस में पाकिस्तान में इंस्पायरेशन, सब एक नौजवान बच्चे की इंस्पायरेशन होती है कि वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें। उसी इंस्पायरेशन के तहत मैंने ज्वाइन किया, और मैंने एक चीज़ का सबक सीखा कि आपकी लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, और आपके अंदर शौक़ होना चाहिए, तब आप किसी भी आर्म फोर्सेस में अंदर आ सकते हैं। और यही लगन है जो आज हमें इस मुकाम तक लेके आई है। और मैं अपने इस प्रोग्राम की तवज्जो से तमाम नौजवान जो कि नेवी, एयरफोर्स या आर्मी में आना चाहते हैं, उनको एक पैगाम दूंगा कि सिर्फ अपने अंदर वो लगन पैदा करें मुल्क की खिदमत के लिए, ताकि वो जहाँ पे भी जाएं
आया वो नेवी में आते हैं, एयर फोर्स में आते हैं, आर्मी में आते हैं, तो वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। ठीक है, हिना हिना की तरफ चलते हैं। हिना, आप भी मतलब अपना बताइएगा आज के दिन के मुनासबत से भी, मतलब जो आप महसूस करती हैं पाकिस्तान बने बहुत कुर्बानियों के बाद 75वां ये यौम आज़ादी हमें नसीब हुआ है। जिन लोगों ने ख्वाब देखा था उन लोगों को तो वाकई जैसे आप बता रहे हैं कि अब ये देखना नसीब नहीं हुआ, लेकिन औलादों ने कम से कम जिस तरह से देखा है वो बहुत ही मुस्तक़बिल ताबनाक उनका हो सकता है अगर थोड़ी सी लगन उनमें शामिल हो। और अपना सफ़र भी बताइए कैसे है मतलब। सर पहली बात तो मेरी तरफ से और पाकिस्तान नेवी के तमाम ऑफिसर्स, तमाम CPO सेलर्स और सिविलियंस की तरफ से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं सर मेरी जो इंस्पिरेशन नेवी ज्वाइन करने की थी वो जैसे सर ने कहा कि जब भी जो यंगस्टर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी डेफिनेटली ख्वाहिश होती है कि वो आर्म फोर्सेस का हिस्सा बने। जब मैं क्योंकि कराची से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ पे मज़ार कायद पे जब भी जाते थे तो वहाँ पर जो एयर फोर्स, आर्मी, रेंजर्स या नेवी के जो जवान वहाँ ड्यूटी दे रहे होते थे उनको देख के हमेशा बहुत फ़ख्र महसूस होता था और वहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन हुई कि मैंने भी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है। और जहाँ तक बात आज़ादी की है तो इस वक्त जो दुनिया का इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें अगर हम कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल देखें तो हमें ये एहसास हो सकता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और हमें ये नेमत जो है वो जो हमारी जनरेशन है उसको तो ये नेमत बहुत आसानी से हासिल हो गई है, लेकिन हमें अब इसको प्रोटेक्ट करने की, इसकी सालमियत को बरकरार रखने की कोशिश करनी है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में हरमीत भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आज हमारे बल्कि जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए कम है, और ख़ासकर हमारी जो ख़वातीन हैं, जब हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो उनके दौर में बहुत सारी ख़वातीन जो है पाक आर्मी की, अगर मैं बात करूँ पाक नेवी की बात करूँ तो मुख्तलिफ इदारों में वो गई, उन्होंने अपना लोहा जो है वो बनवाया। आज हिना हमारे साथ है। हिना, आप सबसे पहले तो आपको आज़ादी, जश्न आज़ादी आपको और आसर भाई को मुबारक। हिना, बड़ा मुश्किल होता है नेवी के बारे में या जब भी हमारे पाक फ़ौज या फ़ौज के बारे में जब बात आती है तब हम सोचते हैं कि ट्रेनिंग बड़ा जो है, ट्रेनिंग का जो मरहला है बड़ा मुश्किल होगा। तो आपने कैसा हौसला किया और फिर जो ट्रेनिंग का जो मरहला था थोड़ा उसके बारे में वो एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी, जो नेवी की जैसे ट्रेनिंग, जो किसी भी आर्म फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है, डेफिनेटली आप एज अ कैडेट एकेडमी में जाते हैं, आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी होती है, आपकी एजुकेशनल ट्रेनिंग भी हो रही होती है और आपकी रूटीन भी एक सेट की जा रही होती है। तो वो ट्रेनिंग डेफिनेटली टफ़ होती है, जैसे कि मेल कैडेट्स की हो रही होती है, सेम फीमेल कैडेट्स की भी हो रही होती है। जब आप नेवी में होते हैं तो आपको स्विमिंग भी सिखाई जा रही होती है, आप हॉर्स राइडिंग भी कर रहे होते हैं, आप फायरिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, परेड भी कर रहे होते हैं और साथ साथ आप जो नेवी से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। सो इट इज़ डेफिनेटली टफ। लेकिन आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे 9 साल हो गए हैं। 9 साल, लॉन्ग टाइम। यस। चलें, खैर बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा और आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन भी जारी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए सवालात के साथ। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और ना सिर्फ ये सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में जारी हैं बल्कि इन सेलिब्रेशंस को जो है वो जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वो भी इस दिन को बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ मिली जोशो जज्बे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज़ादी के इस दिन का मकसद ये नहीं है कि आप सब्ज़ और सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लें, झंडे लगा लें, झंडियाँ लगा लें। ये सब कुछ ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन हमारा मकसद इससे बढ़कर होना चाहिए। एक तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी उनको याद रखा जाए, उनको याद किया जाए और जिन उसूलों के तहत पाकिस्तान बना उन उसूलों को फॉलो करने की कोशिश की जाए। प्लस मुल्क का कारामत शहरी बन के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा किया जाए। जी, आप ये फरमाइए हसन, मतलब ये जिस वक्त हम देखते हैं 2 कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान बनाया गया था, अब हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है, मुसलमानों पे अज़ाइम, मुसलमानों पे मुश्किलात, मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जो मोदी के अज़ाइम हैं वो देख के पता चलता है कि किस कदर मुश्किल होती अगर पाकिस्तान ना बना होता। तो ज़रा उस हवाले से भी फरमाइए, मतलब ये कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से भी फरमाइए, मतलब किस तरह से 2 साल से ज़्यादा हो गए, सबसे बड़ी जेल उसको बना दिया गया। अगर आप देखें तो हम अपने बुज़ुर्गों को ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए कि उनका विज़न अगर हम सोचें कि उन्होंने
1947 से पहले ही 1940 में दो कौमी नज़रिया पेश करके इस बात को बावर करा दिया था कि हम हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और ये दोनों कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती। और आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जहाँ मैं काम करना चाहता हूँ, मैं अगर आगे मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहता हूँ तो उसमें मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बता दिया था कि ये अच्छा सलूशन नहीं होगा कि अगर एक ही जगह मुत्तहिद हिंदुस्तान रहे। तो ये पाकिस्तान जब से अलहदा हुआ है, इधर हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और जश्न आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान नेवी ने भी एक प्रोमो जारी किया है जिसमें उन्होंने अक़लियतों को भी दिखाया है कि किस तरह पाकिस्तान के लिए हर दिल एक हुआ है। और उसमें हमारी जो अक़लियतें हैं, जो हमारी फ़ौज के अंदर हैं, वो भी इक्वल ही कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, उनको भी इक्वल राइट्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल, आप हमारे हरमीत साथी को देखें ना, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आज वो लग रहे हैं जिसका पहना हुआ है हरमीत। और ये वैल्यू अब कश्मीरी मुसलमान भाइयों से हम पूछ सकते हैं कि उनकी ना जान, इज़्ज़त और माल, तीनों चीज़ें जो हैं अभी दाव पे लगी हुई हैं और वो इस आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं कि उनको UN अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक हक़ खुदरादियत मिलना चाहिए। और जो अभी हिंदुस्तान ने उन पे मुसल्लत किया है एक गासिबाना तसल्लुत, तो उसको भी ख़त्म होना चाहिए। तो ये आज़ादी की नेमत तो कश्मीरी मुसलमान हमें बेहतर बताएंगे। और जो कुछ हम देख रहे हैं और जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर हिंदुस्तान मुसल्लत कर रहा है मुसलमानों पे जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, तो उनका अंजाम भी हम देख रहे हैं। तो ये हमें इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कितना मौसर इक़दाम बहुत पहले उठा लिया और आज इस मुकाम पे हम पाकिस्तान पहुंचा है। और जो आपने आज इनिशियल प्रोग्राम में जो अचीवमेंट्स बताई हैं पाकिस्तान ने हासिल की हैं, तो इसी वजह से हासिल कर सके हैं कि पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ, उसके बाद लोगों ने इसमें बीज डालना शुरू किए जो एक कदावर दरख्त बन गए हैं। बिल्कुल, और हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमने एक ऐसे मुल्क में आंख खोली जो कि आज़ाद है। बिल्कुल, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका जो अंदाज़ा है वो मतलब हमसे बेहतर और कौन कर सकता है। मतलब कश्मीरियों से जाने, फ़लस्तीनियों से जाने जहाँ पर जिनको जुल्म व बर्बरियत का सामना है और जो कि एक आज़ाद मुल्क में नहीं रहते, तो बिल्कुल हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और हमें इसकी कदर करनी चाहिए, इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। है ना, आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में भी देखा जाए तो अक़लियतों का बहुत किरदार है। बहुत सी अक़लियतें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में, तामीर में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। तहरीक पाकिस्तान में उनके नाम हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज हो, फ़ज़ाइया हो, बहरी हो, इसमें भी अक़लियतें मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी के हवाले से जानना चाहूँगी, क्या इसमें भी अक़लियतों के नुमाइंदे मौजूद हैं और क्या ख़वातीन भी मौजूद हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी के अंदर जो हमारी जितनी भी अक़लियतें हैं, जैसे कि अभी सर चौहान कह रहे थे, इस दफ़ा जो 14 अगस्त का प्रोमो है नेवी का, वो भी इसी पे बेस करता है कि नेवी के अंदर सिख कम्युनिटी से भी लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी से भी हैं, ऑफिसर्स क्रिश्चियंस भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, तो और ख़वातीन भी हैं। जी बिल्कुल, ख़वातीन भी हैं। अभी इस वक्त जैसे क्रिश्चियन ख़वातीन तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, इसी तरह अभी सिख भी हैं और हिंदू जो कम्युनिटी है उनसे भी लोग हैं। तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी वन कैन अप्लाई। सारी जो बात यह है कि आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो, आप टेस्ट क्लियर करें तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका कोई अच्छा, ये अमल दखल ट्रेनिंग की नहीं हम होता। पहले भी बात कर रहे थे, ट्रेनिंग किसी भी आर्म फोर्सेस की हो बहुत टफ होती है, लेकिन ये होता है कि आर्मी की ट्रेनिंग में फ़र्क हो, एयरफोर्स की ट्रेनिंग में फ़र्क हो, नेवी की ट्रेनिंग में तो फ़र्क मतलब ख़वातीन के साथ नरम सलूक किया जाए? नहीं, मैं वैसे जानना चाह रही हूँ, मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। देखें, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, वो तो तीनों फोर्सेस की बराबर होती है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हर किसी का जो दायरा कार है उसके हिसाब से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं, क्योंकि नेवी ने अपने लोगों को ट्रेन करना है समंदरों में ड्यूटी देने के लिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी, क्योंकि जब आप समंदर में होते हैं, एक जहाज़ के ऊपर होते हैं, एक बहरी जहाज़ पे कभी 250 का 300 का भी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो वहाँ की ट्रेनिंग, आपको वहाँ रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप महीनों आप ज़मीन की शक्ल नहीं देखते हैं, तो उसके हवाले से भी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको भी ऐसे ही ग्रूम किया जाता है। और डेफिनेटली फिर टेक्निकल ट्रेनिंग भी, जहाज़ की ट्रेनिंग। और ये जो नेवी की ट्रेनिंग है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है? जो रेगुलर एंट्री कैडेट्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करते हैं नेवी में, उनकी ट्रेनिंग 2 साल की होती है, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में कैडेट्स आते हैं उनकी 6 महीने की होती है। जी हरमीत,
हाँ मैं क्योंकि आज इनसे सवालात करने का मन है, वैसे तो जाहिर बात है आज ख़ास दिन है और ख़ास दिन के इस मौके पर ये हमारे साथ स्टूडियो में, और मैं इसलिए अपने आप को अनलकी समझता हूँ कि मुझे बहुत जल्दी थी इस्लामाबाद आने की, वरना मैं भी आप लोगों के साथ साइड पे बैठा होता। असद साहब, अगर हम देखते हैं जब भी बात आती है, जब एक आम आदमी का तासुर ये होता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पाक फौज में सारी शामिल आ जाती हैं और हमारे बॉर्डरों पर या जहाँ जहाँ हम देखते हैं, तो अगर आप हैं तो हम आज बड़े सुकून से सोते हैं। पाजी, क्या जश्न भी होता है, ज़िंदगी कैसे गुजरती, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, अच्छे से एक्सपीरियंस बताइएगा। पाकिस्तान नेवी के हवाले से मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान नेवी के कुछ ऐसी खसूसियात हैं कि आप जब समुंदर में जाते हैं तो उसमें आपके अपने फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं होता, और जब 2 महीने बाद आप वापस आते हैं तो हमारी फैमिलीज़ अकेली पीछे रह रही होती हैं। तो एक हमारा जो फैमिली का आपस में बॉन्ड होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको मैं कहूँगा कि हम लोग अगर नहीं होते तो पीछे जो फैमिलीज़ आपस में जो उनका बॉन्ड स्टैब्लिश होता है वो मैंने बाकी फोर्सेस में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखा जितना नेवी में होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलती है। आफ्टर रिटायरमेंट भी हम लोगों का वो बॉन्ड स्टैब्लिश रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम समुद्र में जाते हैं और पाकिस्तान का फ्लैग बैरियर होते हैं तो हम दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और पाकिस्तान नेवी ने मुख्तलिफ ह्यूमन जो डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन भी किए हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए हैं जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं। और सुनामी जब इंडोनेशिया में आया था उसमें भी पाकिस्तान ने हेल्प किया और आज तक लोग खराज तहसीन पेश करते हैं। हम जब वहाँ जाते हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने जो भी खिदमात वहाँ दी हैं और वो हमें जब मिलते हैं और हम में खराज तहसीन पेश करते हैं तो उसकी बड़ी खुशी महसूस होती है। ये भी एक बहुत अच्छा हमें लम्हा लगता है जो हमें वहाँ पे फील होता है। और जैसे कि आप सेलिब्रेशंस की सवाल कर रहे थे, तो जैसे जो पाकिस्तान नेवी की जो शिप्स हैं जब वो समंदर में होती हैं और कोई स्पेशल डे आता है, फॉर एग्जांपल कि ईद पे भी तो कोई ना कोई ड्यूटी पे होते हैं और इसी तरह किसी और ख़ास मौके पे होते हैं, या जैसे आज जश्न आज़ादी के दिन भी कुछ जहाज़ हैं जो समंदर में होंगे, लोग उस पे होंगे, तो वो पूरी सेलिब्रेशंस की जाती हैं जहाज़ों पे। उस दिन जो है वो स्पेशल खाना बनाया जाता है, स्पेशल केक्स बनाए जाते हैं। हमारे जहाज़ों पे बहुत एक्सपर्ट शेफ्स होते हैं और वो अच्छा, अगर हम लाहौर की बात करें क्योंकि आपकी पोस्टिंग लाहौर से है, आप तो बेसिकली लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं या सरगोदा से? सरगोदा से हैं और पैदाइश लाहौर की। पैदाइश लाहौर की है। तो यहाँ का जो आपका सारा एनवायरनमेंट था आज वो कैसा था? यहाँ पर सेलिब्रेशंस के हवाले से बताएं। लाहौर वाली वो तो चले समंदर के अंदर सेलिब्रेशंस हो गई ना। यहाँ पे हर पाकिस्तान नेवी के तमाम जो यूनिट्स हैं उनमें फजर की नमाज में खुसूसी दुआ की जाती है, पाकिस्तान की आज़ादी सालमियत के लिए शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाते हैं। सारे जो यूनिट्स हैं उन पे चरागां किया जाता है, उनको सजाया जाता है यौम आज़ादी के मुनासिबत से। और उसके अलावा फिर सुबह जो है वो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का पैगाम पढ़ के सुनाया जाता है। हम जो यादगार शहदा जिन जिन यूनिट्स में मौजूद है वहाँ पे सलामी दी जाती है, फूलों की चादर चढ़ाई जाती है और यूनिट्स में मिठाई तकसीम की जाती है और सब लोग मिल बैठ के जो है वो फिर जो भी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो खिताब करते हैं और सब वहाँ पे आज़ादी का जश्न मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे जोश इट्स अ वेरी स्पेशल डे। आज के दिन के हवाले से मैं ये भी बताऊँगा कि जो हमारे शोधा हैं आज के दिन हम उनको भी याद रखते हैं। और जो शोधा जो हमारी विसिनिटी में लाहौर के हवाले से मैं बात करूँगा जो पंजाब में आते हैं उनके घरों में जाके आज केक लेके जाया जाता है, उनको गिफ्ट लेके जाए जाते हैं और उनको ये इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि आपके जो शोहदा थे जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं हमने उनको याद रखा है। वो आज भी बिल्कुल ठीक है। आज जरा चल के देखते हैं पंजाब की आपको कुछ झलकियाँ। पाकिस्तान का सूबा सबसे बड़ा है पंजाब। पहले पंजाब की तरफ चलते हैं, बाकी सूबों की तरफ भी आएंगे। पहले पंजाब के कल्चर और सूबे की कुछ हवाले से कुछ खुसूसी झलकियाँ हैं हमारी टीम ने तैयार किया, वो चल कर देखते हैं। तो ये तो था जनाब पंजाब का कल्चर और पंजाब को जंगजुओं की सरजमीन भी कहा जाता है। खाने बहुत मज़े के थे, मुझे तो सबसे ज़्यादा अपीलिंग वो लगा मकई की रोटी और सरसों का साग। खैर अभी हम जो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जश्न आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त शो के सेगमेंट में हमें जो मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं सवाल बैंड जो कि पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त बैंड है, इससे ताल्लुक़ रखते हैं फराज सिद्दीकी और साथ ही साथ इनकी वाइफ इकरा आरिफ हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप दोनों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। फराज ये बताएं, पहले शादी हुई थी या पहले बैंड बना था? पहले तो मतलब ये असल में मैं सेकेंड ईयर में था, ये फर्स्ट ईयर में थी
جی ہمارا جو بینڈ بنا وہ ریگنگ کے دوران بنا. اچھا رैगिंग کے دوران آپ لوگ NCA کے گریجویٹ ہیں. تو میں نے ان کا فرسٹ ڈے تھا تو میں نے بلایا اوے فرسٹ ایئر ادھر آؤ. تو انہوں نے جو ہے نا یہ ڈرتی ہوئی میرے پاس آئی, اس میں کچھ سناؤ, اس نے مجھے ایسا سنایا, اس کے بعد پھر دوستی اور پھر بینڈ. ہاں بس پھر کیا. اور یہ سوال بینڈ جو ہے اس کو کب آپ نے تشکیل دیا؟ کیونکہ ہم کالج میں مختلف پروگرامز کرتے تھے, جیسے 14 اگست پہ کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا تھا, تو ہم اکثر جو ہے نا ہمارا اکٹھا ٹائم گزرتا تھا. تو اور ہم میں اس کام میں کر ہی رہے ہیں. ایک بات ایڈ کروں گی کہ 14 اگست کو ہی ہمارا بینڈ بنا تھا, تو آج ماشاءاللہ سے 6 ایئرز ہو گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ تو پھر جشن آزادی بھی مبارک آپ کو, اور بینڈ بننے کی سالگرہ بھی مبارک ہو. بالکل. تو آج کون سا ترانہ سنا رہے ہیں پھر آپ جا کے؟ آج پہلے ہم آپ کو کافی زیادہ ترانے سنائیں گے. ٹھیک ہے, پہلے پر آپ کو ایک میں ہی سب کچھ سنائیں گے. ٹھیک ہے. میشپ ہے, میشپ ہے. اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا, ہولا 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 ہولا. اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا, ہولا 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 ہولا. اتنے بڑے جیون ساگر میں, اتنے بڑے جیون ساگر میں, او ساحل اترے بیچ بھور میں, ایک نیا امکان دیا تو نے پاکستان دیا, ہولا 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 ہولا. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں, گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا. خدا کی خاص رحمت ہے, بزرگوں کی بشارت ہے, کئی نسلوں کی قربانی, کئی نسلوں کی محنت ہے. اثاثہ ہے دلیروں کا, شہیدوں کی امانت ہے, تعاون ہی تعاون ہے, محبت ہی محبت ہے. جبھی تاریخ نے, جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان. پاکستان 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 پاکستان, میرا پیغام پاکستان. پاکستان 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 پاکستان, جیوے پاکستان, جیوے 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 پاکستان. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. جیوے 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 پاکستان. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. کمنڈیبل, زبردست, اتنا زبردست آپ نے گانا گایا. اقرا, آپ نے خوبصورت جتنے بھی نغمات تھے ان کو ایک ہی لڑی میں پرو کے آپ نے گا کے نا کمال کر دیا بھائی. تو باجی کیا حال ہے بھائی, فراز بھائی؟ جب گٹار بجاتے ہو تو کبھی غصہ ہوئی ہے ہماری یہ بھابھی کبھی آپ پہ؟ نہیں ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا, ابھی تک تو نہیں ایسا ہوا. زیادہ باتیں کھل کے نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس ٹائم اب کیا میں بتاؤں. چلتے ہیں میرے خیال میں کراچی. بالکل, کراچی کیا میں بھی سنانے جا رہے کوئی اچھا سا پاجی, ہم اسی طرح جس طرح بالکل بالکل مزید بھی ان سے گانے سنیں گے. اور
बड़ी रौनक इन्होंने यहाँ पर लगाई है। अभी हम शहर कायद का रुख करेंगे, जहाँ पर जो सिर्फ इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान का बहुत जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे रिपोर्टर इस वक्त शहर कायद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तलहा मखदूम। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम। तलहा बताइएगा, इस वक्त शहर कायद में क्या रौनक है, किस तरह से जो लोग हैं वो आज़ादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग कितने पुरजोश हैं? कि मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि सब पूरी कौम को जो है वो यौम आज़ादी मुबारक हो। लेकिन कल रात से ही जो है वो शहर भर में, शहर मुल्क भर की तरह जो है वो तमाम यौम आज़ादी की तकरीबात जो है मुनक़द की गई। उनमें जो है वो शहर भर से शहर लोग मुख्तलिफ तकरीबात में जमा हुए। वहाँ पर जो तकरीबात हो रही हैं उनमें मकामात हैं वो बंद किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुबह जो है वो चेंज ऑफ गॉड ऑनर के जो है वो पेश जी बोलिए तलहा। मेरे ख्याल में तलहा के पीछे काफ़ी शोर है और बाजों का शोर है। ये वही शोर है जिससे इस दफ़ा सारे मना भी कर रहे थे। शायद आपने देखा हो कि सोशल मीडिया पर इस दफ़ा एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है, जिसमें मतलब जिसने भी वो पोस्ट इनिशिएट की है उसने मैसेज दिया हुआ है कि इस दफ़ा बाजा ना ख़रीदें बल्कि एक पौधा लगाएं। और वो क्या लिखा हुआ है, छां करें इस दफ़ा। तो वो इनके बाजे वाली आवाज़ से आज़ादी की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, फराज और इकरा। इकरा, आप जिस तरह से एनसीए के दोनों ग्रेजुएट्स हैं और जिस तरह से आप बता रही थी कि आप फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी, ये म्यूज़िकोलॉजिस्ट थे, म्यूज़िकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो ये गाने वाला जो आगाज़ था ये कैसे हुआ? स्कूल से आप गाती चली आ रही थी या मतलब ये टैलेंट आप में था? प्रॉपर गाना कब स्टार्ट या एक नज़र देखते ही गाना आ गया? ऐसा तो हुआ नहीं कि एक नज़र देख के गाना आ गया, मगर ये कि पहले से थोड़ा सा इंटरेक्शन था। मगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो मैंने प्ले किया वो मैंने अपने कॉलेज से ही फर्स्ट टाइम इनके साथ प्ले किया। तो बिल्कुल भी रिदम और वो सब चीज़ें जो एक टर्मिनोलॉजी होती है, किसने सिखाई? वो ये सर बैठे हुए हैं आपके बैंड में और भी लोग हैं? जी म्यूजिशियंस हैं। तो मगर मेन जो है वो शरारत फराज की है। एग्जैक्टली ये शरारत फराज की होगी। मैं मिसरा बना देता हूँ उसका पूरा एक मतलब। अच्छा जी, क्या तराना सुना रहे हैं अभी आप हमें? हम आपको एक और मैशअप सुनाते हैं। ठीक है। और इसका पस मंजर ये है कि अभी ये 7 डेज पहले हमने अपने चैनल से अपलोड किया और माशाल्लाह फेसबुक पे इसके 1 मिलियन के करीब होने वाले हैं। तो हरमीत तराना सुनने लगे हैं एक। जी जनाब। हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा है। हर दिल के उफक पर है चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा है। हम एक दिल हम एक जान, हम एक दिल हम एक जान, हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। रा 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 रा। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। खुशबू बनके महक रहा है, खुशबू बनके महक रहा है, मेरा पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान पाकिस्तान, हम इसके रखवाले
उजाला बन के छाएगा, ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा ज़माना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा। निदा तो एक ही है, निदा तो एक ही है, इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान। जबरदस्त, कमाल हो गया। ये मैशअप आपने खुद इसको तरतीब दी है। लो जी, पार्लियामेंट हाउस के सामने सलमान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। अभी सलमान आ जाएंगे थोड़ी देर में, पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं, उनसे चल के हम बात करेंगे आज के जश्न आज़ादी के हवाले से पार्लियामेंट हाउस के सामने क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। अभी शायद आवाज़ नहीं जा रही, तो आवाज़ आ जाएगी उतनी देर में। इस्लामाबाद में भी जश्न आज़ादी के अपने ही रंग हैं, मतलब वो जो बाकायदा तौर पर तकारीब का और वो जो कहते हैं ना कि क्या वफाकी दारुल हुकूमत से तोपों की सलामी का आगाज़ होता है, वो इस्लामाबाद से ही होता है। हाँ, ये हरमीत वहाँ पे मौजूद है, सारा रास्ता हरमीत। आप क्या देखते हैं आज कैसे जश्न था मनाया जा रहा, और क्या क्या झंडियाँ लगी हुई, लोग निकले हुए। ऑफिशियली तो बिल्कुल रोमन ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पे तोपों की सलामी के साथ शुरुआत भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ आज बड़ी मैं समझता हूँ कि लाहौर से जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो सुबह से बारिश ने भी बड़ा वो रंग जमाया हुआ है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ पार्क्स तो कुछ खुले कुछ बंद है, तो सेलिब्रेशन जो होती है मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आते हैं। बात कर रहे थे ना बारिश का, ये पता नहीं क्या अजीब होता था, तो बचपन में भी हम देखते थे इतने शौक से झंडियां लाकर लगानी, लेकिन हर 14 अगस्त पर बारिश लाजमी होती है। सलमान अमान में ख्याल में हमारी बात सुन पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान दोबारा। जी वालेकुम अस्सलाम और यौम आज़ादी मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बहुत यौम आज़ादी मुबारक। ज़रा बताइएगा ना आज के दिन के हवाले से वहाँ क्या तकरीबात हो रही हैं, क्या कुछ है, या लोगों को सादा तरीके से ही कोविड की वजह से कहा जा रहा है कि अपने घरों में टाइम गुजारें अपना। अच्छा, बिल्कुल, पहले तो जैसे भी आप लोग बात कर रहे थे यौम आज़ादी मनाने की, हमने देखा था कि अर्ली 90s लेट 90s तक इस्लामाबाद में जो यौम आज़ादी की तकरीब थी वो सबसे बड़ी तकरीब पार्लियामेंट हाउस के सामने मुनक़िद हुआ करती थी, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौमी परचम लहराते थे और एक ख़ासा बड़ा इवेंट जो है वो मुनक़िद होता था। लेकिन उसके बाद फिर जो एक मार्शल लॉ का पीरियड आया और उसके बाद फिर टेररिज्म हमारे मुल्क में आया और उसके बाद फिर अब हम रिसेंटली देख रहे हैं कि कोविड-19 है, तो ये कुछ अरसे से जो यौम आज़ादी का इवेंट है वो बड़े सादगी से मनाया जाता है। फिर एक ज़माना था कि टेररिज्म की वजह से, दहशतगर्दी के डर की वजह से ये जो परचम कुशाई की तकरीब थी ये हमेशा कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हुआ करती थी, लेकिन आज इस्लामाबाद में एक तो आशूरा मुहर्रम का एहतराम है उसकी बदौलत, और फिर हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से जो इज्तिमात हैं उनके ऊपर पाबंदी है, तो आज की तकरीब जो है बड़ी मुख्तसर सी थी। सदर ममलिकत उसके मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने ऐवान सदर में कौमी परचम जो है वो लहराया। तो सबसे बड़ी या मरकज़ी तकरीब जो है वो परचम कुशाई की थी जो कि ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। इसके अलावा छोटे छोटे तकारीब जो है मुनक़िद की गई, सरकारी दफातर के अंदर जो है वो परचम कुशाई की तकारीब मुनक़िद हुई, लेकिन कोविड-19 के SOPs का ख्याल रखते हुए मुनक़िद की गई। तो उसके अलावा भी मजमूई तौर पर जो आज हमने देखा 14 अगस्त की फ़िज़ा जो है, लोगों के अंदर जोश और जज्बा तो मौजूद है, लेकिन ये जो आज की तकारीब हैं उस तरह से मुनक़िद नहीं की गई और एक सादगी का रंग जो है वो आज हमें ज़्यादा गालिब जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है सलमान, इस हवाले से भी बताइएगा कि सादगी का अंसर जो है वो हम देख रहे हैं, तकारीब में भी देख रहे हैं, मुख्तसर से जिस तरह से आप बता रहे थे तकरीब हुई इस्लामाबाद में, लेकिन लोगों का जोश और जज्बा कैसा है? क्योंकि हम लाहौर की बात करें, यहाँ पर स्पेशली बच्चों की बात करें, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, झंडे खरीद रहे थे, झंडियाँ खरीद रहे थे, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए थे। तो इस्लामाबाद में ये बताएं कि यहाँ पर क्या कोई स्टॉल्स लगे और लोगों का जोश और जज्बा कैसा था?
ایک تو سب سے پہلے آپ کی بات کو انڈورس کروں گا کہ اس بار بھی 14 اگست پر بارش ہوئی ہے، اور جن بچوں نے جن لوگوں نے اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگائیں، قومی پرچم لگائے، یقینی طور پر وہ تھوڑے سے افسردہ ہیں، لیکن جو قومی جوش اور جذبہ ہے بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، وہ بھرپور انداز میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ہمیں ہارنز کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں، قومی پرچم لگائے گئے ہیں، رات کو چراغاں بھی دیکھا، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ عاشورہ محرم ہے تو اس وجہ سے بھی ایک احترام کا عنصر بھی ہے، سادگی کا عنصر بھی ہے، وہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ابھی جب میں بھی آفس آ رہا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف، تقاریب وہ تو صبح ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ میں شام کے وقت جو ہے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں اور وہ سیلیبریشن کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کوئی پلان ہے؟ ٹریفک متبادل، کیونکہ مری کا راستہ پورا بند ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ میں کوئی ون ویلنگ کے حوالے سے کوئی پابندیاں؟ وہاں پر چراغاں بھی کیا گیا تھا، لیکن ونس اگین اس میں سادگی کا عنصر جو ہے وہ شامل تھا، غالب رنگ جو ہے ہمیں وہ سادگی کا دکھائی دیا، لیکن قوم کے اندر، لوگوں کے اندر بھرپور جوش و جذبہ جو ہے، کیونکہ زندہ قومیں جو ہیں اپنے جو قومی ایام ہیں، خاص طور پر جو یوم آزادی جیسا ایونٹ ہے، انڈیپینڈنس ڈے جیسے ایونٹس ہیں، وہ بھرپور انداز میں مناتی ہیں، اور پاکستانی قوم بھی آج بڑے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ اپنا یوم آزادی جو ہے وہ منا رہی ہے۔ سلمان، وہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی یاد ہے پنڈی جب کبھی ہمارا جانا ہوتا تھا اگر ان دنوں میں، تو لوگ پھر شام کو نکلتے ہیں مری کی طرف میں اور سارا رستہ بلاک کر دیتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی ہے مطلب مری کی طرف جانے کا رستے کا، لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل، خاص طور پر کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بھی ایک تو ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لگائی گئی تھیں، اور یہ جو ایونٹس جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو راولپنڈی کی انتظامیہ، مری کی انتظامیہ بھی پہلے سے الرٹ ہوتی ہے۔ مری میں خاص طور پر جو بائکس کی انٹری ہے وہ بند کر دی جاتی ہے، بڑی گاڑیوں کی انٹری جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آج توقع جو ہے وہ ہے کہ مری کا رخ کرے گی۔ خاص طور پر ہمارے لاہور، گجرانوالہ سائڈ سے بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، اور کیونکہ 2 چھٹیاں جو ہیں وہ بھی ساتھ جمع ہو چکی ہیں، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یوم آزادی کی مناسبت سے بھی اور چھٹیاں گزارنے کے لیے بھی مری کا رخ کرے گی، دیگر مقامات کا رخ کرے گی۔ آپ کو بہت نئی آزادی مبارک ہو۔ سلمان علی اوان ہمیں اسلام آباد کی شہر اقتدار کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی ہم سندھ کا رخ کریں گے، سندھ کی ثقافت پر کچھ جھلکیاں ہیں، پہلے چل کر وہ دیکھیں۔ آزادی کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ شو کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جو مہمان جوائن کر چکے ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ حامد غنی صاحب، اور ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ ان کے جو فادر تھے وہ تحریک پاکستان کے ایک اہم رکن رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم کرنل صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت بہت جشن آزادی مبارک۔ تھینک یو جی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹرنگ فیلوز کے لیڈ ووکلسٹ عارف بٹ، ہمیں شو میں جوائن کریں۔ عارف، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید کہیں گے شو میں، اور جشن آزادی بہت بہت تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، اور سارے پاکستان کو یوم آزادی بہت بہت مبارک۔ تھینک یو سو مچ۔ حامد، ذرا تھوڑا سا مطلب بار بار باتیں آتی ہیں لیکن باتیں یاد کرانا بڑا ضروری ہے قوم کو، نئے سننے والوں کو، کہ کیا ضرورت تھی پاکستان بننے کی، کیا ضرورت تھی، کیا وجوہات تھی جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان کا خواب دیکھا گیا۔ علامہ اقبال نے جہاں سے شروع کیا، قائد اعظم نے اسٹرگل کی، ساتھی ملتے چلے گئے، اور پھر یہ سامنے آ گیا 75واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں۔ جی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آج ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اگر اس کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو جب سید احمد شہید اور دوسرے جو زعماء تھے، انہوں نے جب احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی کہ جی جو مرہٹے ہیں وہ مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں، تو اس سے یہ آغاز ہوا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے اس تحریک کو شروع کیا، اور پھر علامہ اقبال جو کہ مصور پاکستان ہیں، انہوں نے ان کو یقین تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہمارا جدا خانہ تشخص جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمانوں کو تسلیم نہیں کرتے، کسی لحاظ سے تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا رہنا سہنا، ان کا بود و باش، ان کا دین، ان کا مذہب علیحدہ ہے، اور جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے اور اس امت میں بڑی جان ہے، تو پھر ایک لیڈر کی ضرورت تھی، اور وہ لیڈر انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں نظر آئے، جن کو انہوں نے راغب کیا کہ وہ تشریف لائیں بر صغیر میں اور آ کر اس امت کی قیادت کریں۔
اور انہوں نے پھر جس ولولے جوش اور جذبے کے ساتھ قیادت کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سارے رہنماؤں کی کوشش اور ہمارے سرفروشوں کی قربانیوں سے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا. ہم ہمیشہ بات یہ کرتے ہیں عارف کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں, بہت زیادہ محنت ہم نے کی ہے. ایز اے نوجوان مطلب آپ کیا سمجھتے ہو کہ جب آپ دیکھتے ہو آپ کے بزرگوں نے بھی ظاہر قربانیاں دیں, یہاں پہ آ کے بسے, آپ کشمیری ہیں, کشمیری ابھی تک جو ہے وہ ظلم ستم سہ رہے ہیں, وہاں پہ مشکل میں ہیں, تو آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں پھر مجھے دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میری جو جنریشن ہے ہم بڑے لکی ہیں ان اے سینس کہ ہم نے اپنے سے پہلے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور جو نیکسٹ جنریشن ہے, جو آج کی جنریشن ہے, اس کو بھی ہم لوگ واچ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ لاسٹ جنریشن ہوگی جس کے اندر یہ رمق باقی ہے کہ جو بزرگوں کی قربانی والی باتیں ہیں, جو پرانے احساسات ہیں, جذبات ہیں, خیالات ہیں, جو ہمیں سینہ بسینہ ان سے ملے ہیں, وہ ہم نے سنے ہیں, دیکھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی جہتوں کو متعارف کرانا چاہیے. پاکستان بنے ابھی چونکہ صرف کچھ ہی عرصہ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت جلدی ہے, 75واں ہے, ہاں جی, تو ابھی کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرا, تو یہ رمق بہت زیادہ فریش رہنی چاہیے اور باقی رہنی چاہیے. اور اس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنی زیادہ اپنی جڑوں کے ساتھ, اپنی روٹس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھیں یا رکھ پائیں, اور زیادہ جذبہ آزادی اور اصل میں پاکستان آزاد کیوں ہوا یا ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اس نظریے کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ابھی اور کام کرنے کی ضرورت موجود ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. حرمیت کی طرف چلتے ہیں. جی حرمیت. جی بالکل, دونوں مہمانوں کو مبارکباد. میں جاؤں گا کرنل صاحب کی طرف. کرنل صاحب, ہم نے دیکھا کہ جناح صاحب کی جو لائف ہم نے اسٹڈی کی ہے اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ وہ اصولوں کے بڑے پکے تھے, اور خاص کر اگر ہم بات کریں تو جب مسلم لیگ کے حوالے سے جب باتیں چیتیں ان سے رابطہ چل رہا تھا, تب جب وہ انہوں نے حامی بھر لی, تب کانگریس کی جانب سے بڑی آفرز تھی ان کو, دیگر بھی آفر تھی, لیکن انہوں نے ان چیزوں کو کھل کے ٹھکرا دیا. تو آپ کے والد صاحب ہیرو تھے تحریک آزادی کے, کیسے دیکھتے تھے جناح صاحب کے؟ ظاہری بات ہے ڈسکشن تو ہوئی ہوگی, تو جناح صاحب کی یہ پرسنالٹی کس قسم کی تھی؟ جی صبح شام ہم نے تو اپنے والد صاحب کو پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے, اور بڑا جو جذبہ تھا وہ آج تک ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے. میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ انہوں نے بھی ہمیں بتایا کیبنٹ مشن پلان کا, بیکاز یہ اتنی گہری سازش تھی ہندوؤں کی 1946 میں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک قومیت جو ہے اس کے ساتھ ہم آزادی دیتے ہیں, اور قائد اعظم چونکہ بہت دور رس اور بہت ہی دور دیکھنے ویژنری لیڈر تھے, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو تو ہندو پریس جو تھا وہ ایک دم بوکھلا گیا. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا کہ یہ تو علیحدہ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے اور آج یہ انہوں نے کیبنٹ مشن کو ایکسیپٹ کر لیا. اس کے جو بیسک نکات تھے وہ یہ تھے کہ اس کے 3 زون بنیں گے, اور تینوں زون اگر 10 سال کے بعد چاہیں تو وہ اپنا علیحدہ سٹیٹس دین ڈیفائن کر سکتے ہیں. سو قائد اعظم تھاٹ کہ اگر گاڈ فاربیڈ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو 10 سال کے بعد یٹ وی ہیو another آپشن. تو اس کو دیکھتے ہوئے نہرو بھی بکھلا گیا, اور گاندھی نے بھی کہا کہ جی پاکستان اگر بنے گا تو میری لاش کے اوپر بنے گا. اور پھر نہرو نے کہا کہ جی کسی صورت ہم پاکستان کو یہ ایک دفعہ آزادی مل جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کون سا زون اور کیسا زون. سو جب قائد اعظم نے یہ الفاظ سنے نہرو کے, سو انہوں نے کہا کہ nothing doing, now we have our own path and we will definitely inshallah pursue our movement. اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی نا, اس میں چیز یہ ہوئی کہ جو حکومت سازی کا کہا گیا کہ سب سے پہلے کانگریس کو دعوت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ حکومت بنائیں, اور پھر یہ تھا اس میں شرائط میں تھا 1946 کیبنٹ مشن پلان میں کہ اگر وہ نہیں بنائیں گے تو دوسری بڑی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے کہا جائے گا. جب کانگریس نے انکار کیا تو محمد علی جناح صاحب کو دعوت دی گئی وہ بنانے کے لیے, جس کا انکار کر دیا. بالکل. تو یہاں سے مجبور ہو کے وہ جو ہے نا پھر یہ تھا پارٹنگ آف دا ویز. حالانکہ مطلب ہم آپ کو بلوچستان کے کلچر کے کچھ جھلکے ہیں.
उनका कल्चर क्या है, उनका इलाका कैसा है। बिल्कुल, हमारा एक बहुत ही अहम सूबा बलूचिस्तान। तो जनाब ये तो थी बलूचिस्तान के कल्चर की कुछ झलकियाँ। आरिफ भट्ट का एक गाना आज ही रिलीज हुआ है 14 अगस्त पे धरती माँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका आज के दिन गाना रिलीज हुआ। अब आपसे वो गाना हम सुनना भी चाहेंगे, ऑब्वियसली अगली फरमाइश यही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस हवाले से। एक तो काफ़ी देर के बाद कुछ मेरा काम आया है और मुझे फ़ख्र इस बात पे है कि जो काम है वो मेरे मुल्क के हवाले से है, मेरी इस धरती के हवाले से है। इसका थोड़ा सा मैं चाहता था कि इसका पस मंज़र भी आपके साथ शेयर करूँ और तमाम ऑडियंस के साथ। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक कॉन्सेप्ट है अजीब सा कि शायद हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं सिर्फ उन्हीं का काम है सरहदों पे लड़ना और हिफाजत करना। मैं समझता हूँ कि हम सब की अपनी अपनी कुछ इखलाकी सरहदें हैं जहाँ पे हम सब लोग मुजाहिद बनकर उसका दिफा भी कर सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि अगर आप अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप आर्म फोर्सेस में चले जाएं। आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, आप सहाफ़ी भी बन सकते हैं। यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से है, अगर आप अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो एज एन आर्टिस्ट मैं चाहता था कि मैं अपनी धरती के लिए कुछ करूँ, तो मैंने सोचा और सोचना शुरू किया कि मैं किस तरह से कनेक्ट करता हूँ अपनी इस मदरलैंड के साथ। तो बहुत सोचते 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 वो कहते हैं ना कि बारिश तेज़ हवा ते बदल सब दी अपनी थां हुंदी है, धुप भी भावें चंगी लगे छां ते आखिर छां हुंदी है, भैन भरा अब्बा ते पुत्र सारे रिश्ते वधिया ने, सारी दुनिया घूम के डिठी माँ ते आखिर माँ होती है। तो देन आई रियलाइज़ कि हम इसके साथ ऐसे कनेक्ट करते हैं जैसे हम अपनी माँ के साथ, ये हमें पालती है, परोसती है, बड़ा करती है, हत्ता कि मरने के बाद भी दोबारा अपने अंदर समो लेती है। तो फिर लिरिक्स जो हैं वो इस तरह के शुरू हुए। अच्छा, लिरिक्स आपने खुद ही लिखे? जी, लिरिक्स मैंने खुद लिखे थे। कॉम्पोजिशन भी मेरी है, लेकिन म्यूज़िक अरेंजमेंट जो है वो इसका काशिफ मज़हर साहब का है, जो मेरे उस्ताद भी हैं और स्ट्रिंग फेलोज़ के बैंड लीडर भी हैं। और म्यूज़िक वीडियो के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम इमरान हयात है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा जस्टिफिकेशन किया इसके साथ। और ख़ास तौर पर ये डेडिकेशन है धरती के बेटों की तरफ से अपनी धरती माँ को। और इसमें बेटियां ये ना समझें कि उनका नाम नहीं है तो ये बेटियों को मुखातिब नहीं किया गया। बाज़ बेटियां बेटों से ज़्यादा अच्छा और वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो ये बेटों और बेटियों की तरफ से अपनी धरती माँ के लिए एक छोटा सा एक हम्बल सा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल जी। हरमीत, जिस तरह बात की इन्होंने कि माँ आखिर माँ होती है, बड़ी कमाल की बात इन्होंने जो पोइट्री की है, बड़ा अच्छा लगा भट्ट साहब, क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक किरदार है और अपने किरदार को बखूबी निभाना चाहिए। कर्नल साहब की तरफ आऊँगा। कर्नल साहब, आपको अगर हम स्पीच देखते हैं जिन्ना साहब की अक़लियतों के हवाले से, तो उन्होंने पहला वज़ीर क़ानून भी बनाया जोगिंदर नाथ मंडल को, और ये बनाने का मकसद ये था कि इस धरती में किसी ज़ात पात किसी मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। हर बंदा जो इस वतन में रहना पसंद करता है उसको वही इज़्ज़त हासिल होगी। तो उन्होंने शुरुआत जो है पहले प्रैक्टिकली की, कैसे देखते हैं अक़लियतों के हवाले से, उनकी एक तकरीर भी है। और फिर अगर हम देखें आज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ इदारों में अक़लियत के जो नुमाइंदे हैं हमारे मुल्क, वो शाना बशाना अपना काम निभा रहे हैं, मुल्क की खुशहाली में अपना एक किरदार निभा रहे हैं। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके बारे में कायद-ए-आज़म के जो ख्यालात थे वो बहुत वाज़े थे और उन्होंने 1940 में बड़े खुलकर ये बात की कि अक़लियतों को पाकिस्तान में वही हकूक़ हासिल होंगे जो मुसलमानों के हैं, और उन्हें आज़ादी होगी कि वो अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी इक़दार के मुताबिक, अपनी सकाफ़त के मुताबिक जिस तरह रहना चाहें वो नए वतन में रहें। और उन्होंने इसका सबूत भी दिया, जैसे आपने फरमाया कि जो पहले वज़ीर ख़ारजा थे वो उनका तकर्रर उन्होंने किया। और इसका फिर ज़िक्र जब कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त की अपनी तकरीर की तो उसमें भी बताया कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी होगी कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बग़ैर किसी जबर के अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं। सो हमारे जो बानी थे, हमारे जो लीडर्स थे, उनके जहन में कोई शकूक नहीं थे। और आई एम पॉजिटिव कि आज भी हमारी अक़लियतों को हकूक़ हासिल हैं। बिल्कुल, अक़लियतों को हकूक़ हासिल हैं। बिल्कुल, अगर मैं इसमें इजाफा करूं, और शायद मैंने पहले भी एक बात की थी
کہ آج ہماری مسلح افواج میں ہماری اقلیتوں کی خاص نمائندگی ہے. بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں, بالکل ٹھیک. عارف کی طرف جانا چاہیں گے, ہمارے پاس وقت مختصر ہے, ہم آپ سے آپ کا جو سانگ انڈیپینڈنس ڈے کا اسپیشل سانگ آج ریلیز ہوا ہے وہ سننا چاہیں گے. جی, دیٹ گوز لائک یہی عشق ہے, یہی جان ہے, اس کے دم سے ہی شان ہے, میرا وطن میری آن ہے, میری دھرتی میری ماں. یہی عشق ہے, یہی جان ہے, اس کے دم سے ہی شان. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک کے بعد ہم رخ کریں گے مینار پاکستان لاہور کا, جہاں پر ہمارے رپورٹر ادریس شیخ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم ادریس. وعلیکم السلام, عید آزادی مبارک. تھینک یو سو مچ, آپ کو بھی جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی. ہاں, ہم نے شہر اقتدار کی صورتحال جانی, شہر قائد کے حوالے سے جانا. یہ بتائیے گا لاہور کے کیا حال احوال ہیں, مینار پاکستان پر کیا لوگ آ رہے ہیں, کس قسم کا رش ہے, کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جشن آزادی, یا آج بھی لاہور یہ باجے بجا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جشن آزادی؟ آج بالکل, آج پورے پاکستان کے جو تمام تر لوگ ہیں وہ 74واں جو یوم آزادی ہے, جشن آزادی ہے, عید آزادی کا دن پورے ملی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں. لاہوریے جو کہ اپنی زندہ دلی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں, لاہوریے بھی اس حوالے سے جو ہے پورے جوش و خروش سے آج جشن آزادی کا دن مناتے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف عمارات جو ہیں لاہور کے قومی پرچم اور مختلف جو لائٹس ہیں سبز رنگ کی اور سفید رنگ کی, ان سے بھی سجایا گیا ہے. ان میں بطور خاص اگر لاہور کی بڑی تاریخی عمارات کا ذکر کیا جائے تو لاہور ریلوے اسٹیشن کو انتہائی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ, وابڈا ہاؤس, ٹاؤن ہال, اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو تمام تر عمارات ہیں وہاں پر بھی جو ہے یہ روشنیاں لگائی گئی ہیں, برقی جو ہے کمکمے نصب کیے گئے ہیں, جن کا جو رنگ ہے وہ قومی پرچم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. سبز اور سفید رنگ کی یہ لائٹس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ رات کو جو ہے اس سلسلے میں آتش بازی بھی کی گئی اور 74ویں پاکستان کے یوم آزادی کا آغاز کیا گیا. اس سلسلے میں آج صبح کے وقت جو ہے لاہوریوں کی کثیر تعداد نے مینار پاکستان, گریٹر اقبال پارک کا رخ کیا. اس کے ساتھ ساتھ مزار اقبال پر جو ہے حاضری دے رہے ہیں لاہوریے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے جو لباس سے زیب تن کر رکھے ہیں, ان کا جو رنگ ہے وہ بھی قومی پرچم کے رنگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے. سبز اور سفید رنگ کے لباس پہنے یہ چھوٹے چھوٹے ہمیں معصوم بچے بھی دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے قومی پرچم کی پینٹ کروا رکھا ہے اپنے چہرے پر. بہت سے نوجوان یہاں پر موجود ہیں اور ملی جوش و جذبے سے سرشار نظر آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک جس بات نے لاہوریوں کو کافی حد تک پریشان رکھا ہے کہ یہ مختلف باجے بجائے جاتے ہیں مختلف نوجوانوں کی جانب سے, بچوں کی جانب سے. سلسلے میں بنے کپڑے, لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں یہ باجا کلچر جو ہے وہ زیادہ پروموٹ ہو چکا ہے. آزادی, جشن آزادی کے اسی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں, تو ٹریفک پلان بتائیے گا کیا صورت کے حوالے سے کاروائی کرتے دکھائی تو دیتے ہیں, لیکن یہ جو شو ادریس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ وائس پرابلم بھی ہو رہی ہے. بہت شکریہ ادریس شیخ, ہمیں مینار پاکستان کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. وہاں پر لوگوں کا جو جوش و جذبہ ہے وہ بھی دیدنی ہے. بچے ہم وہاں پر بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے تھے, بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے. سبز اور سفید رنگ کے کپڑے جو تھے وہ زیب تن کیے ہوئے تھے. ابھی ہم KPK کا رخ کریں گے اور اس کیک کی کچھ جھلکیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ تو تھی KPK کے کلچر کی کچھ جھلکیاں. کرنل صاحب آپ کا رخ کروں گی, اس سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بلوچستان کے کلچر کے حوالے سے. میں بلوچستان کی تہذیب اور ابھی ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے, وقت بہت مختصر ہے. بلوچستان کے لیے میں آپ کے ناظرین اور تمام پاکستانیوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے اپنی فوج کے کریئر میں آئی ہیو اسپینڈ سم گڈ ٹائم. آپ لوگ ضرور بلوچستان کو جائیں, اس کو دیکھیں, اور اس کا ایک ایک چپا جو ہے وہ آپ کو بہت ہی سہانا لگے گا, اور اس میں آپ کو اپنائیت نظر آئے گی, اس میں آپ کو دلکشی نظر آئے گی, اور اس میں پاکستان کے لیے پیار اور محبت نظر آئے گی. زبردست. میں ہم اسی طرح سے خیبر پختونخوا بھی جیسے دیکھ رہے تھے جی تو بٹ صاحب مطلب کتنا خوبصورت پورا ملک ہی ہمارا, میں سمجھتا ہوں قابل دید ہے. ایک ایک نظارہ اس کا بہت پریشیس ہے.
ठीक है। जश्न आज़ादी आप सबको हम सब की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे, शुक्रिया। कर्नल हामिद गनी हमारे साथ मौजूद थे और आरिफ भट्ट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन जाते जाते जिस तरह से हमने मुख्तलिफ सूबों के कल्चर्स आपके साथ शेयर किए, तो गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत की कुछ झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे।